तय हो गया चुनाव। Date of poll in Maharashtra would be 20th 11. बढ़ा सियासी तनाव। भाजपा जानती है कि महाराष्ट्र में उसके हिस्से कुछ नहीं आने वाला है। महाविकास आघाड़ी वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यह सरकार अब अपना उल्टी गिनती शुरू हो गई। अपने अपने है दाव। महाविकास आघाड़ी की सरकार डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता को विकास दे सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज हल्ला बोल में ऐलान जंग। दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिर्फ एक फेज में चुनाव होगा, झारखंड में 2 चरणों में। नतीजों का ऐलान दोनों ही राज्यों में 23 नवंबर को एक साथ होगा। दोनों राज्यों के साथ उपचुनाव का भी ऐलान हुआ है। यूपी की 10 सीटों पर नहीं बल्कि 9 सीटों पर, मिल्कीपुर को छोड़कर 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक मामला अदालत में है मिल्कीपुर का, लेकिन मिल्कीपुर को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हम महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से जुड़े तमाम सवालों पर सियासी हलचल को लेकर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे का चलेगा जोर अब की बार, या फिर महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे पर करेगी एतबार? महायुति को मिलेगी सत्ता या महाविकास आघाड़ी को जनता देगी मौत? अब इस सवाल के जवाब मिलने का वक्त बेहद करीब आ गया है। तारीख तय हो गई। महाराष्ट्र में एक ही फेज में चुनाव होगा। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को वोटों की गिनती। चुनाव आयोग ने झारखंड चुनावों का भी ऐलान कर दिया। झारखंड में 2 फेज में वोटिंग होगी। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को होगा। And date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24. Second would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. तो गवर्न नहीं करते। दोनों राज्यों में चुनाव का ऐलान अब हुआ है, लेकिन सियासी पार्टियों की ओर से चुनाव की तैयारियां पहले से चल रही हैं। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने दनादन कई लोक लुभावन फैसलों का ऐलान किया है और अब जीत के दावे कर रहे हैं। आता मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलं आणि चालू सरकार टांगा पलटी, घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। मी शेतकरी आहे, तुम्ही शेतकरी, आपल्या दोघांची जात शेतीची आहे आणि ह्या योजना पुढे आपल्याला चालू ठेवायच्या। हे जे खोटा नाटा प्रचार पसरवतायत त्याला तुम्ही भीक घालू नका, त्याला बळी पडू नका। जे लोकसभेला घडलं ते आता ह्या ज्या योजना मंजूर केल्या, हजारों कोटी रुपयाची कामं आपल्याला करायची आहेत। कि हमारे पास मोदी जी की सरकार है 2029 तक, अभी सरकार हमारे पास है। अगली सरकार अगर आती है तो डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता को विकास दे सकती है। महाराष्ट्र को देश का क्रमांक 1 का राज्य कर सकती है। इसलिए डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में चाहिए, ये हम जनता को बताएंगे। जनता में जाएंगे, जनता में वोटों का कर्जा मांगेंगे। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी की ओर से भी जीत के दावे। शरद पवार ने उम्र का हवाला देते हुए ताल ठोकी। आता मी या ठिकाणी काही तरुण मुलं माझा विरोध घेऊन उभे होते, माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा, तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे। 84 हो, 90 हो, हे म्हातारं काही थांबवत नाही। हे म्हातारं महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही। तुम्ही त्याची काळजी करू नका। या सगळ्या कामाला तुम्हा सगळ्यांची मदत अंतःकरणापासून होईल। 2019 में चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने पाला बदलकर शरद पवार
और कांग्रेस से हाथ मिलाया और मुख्यमंत्री बने। बाद में एकनाथ शिंदे ने पाला बदला और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। लिहाजा अब की बार उद्धव की चुनौती बड़ी है। घबराई हुई सरकार जिसने सिर्फ सत्ता के बल पे, केंद्र की सत्ता के बल पे सिर्फ केंद्र सरकार का काम किया, वो जानती है कि अब वो उनका आखिरी पड़ाव है, वो जाने वाली है। 4 दिन की उनकी चांदनी जो है अब काली रात आने वाली है और महाराष्ट्र वासी उनको ये दिन दिखाने वाले हैं। तो हम सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने। हरियाणा की हार ने पार्टी की ताकत पर सवालिया निशान लगाया है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने राज्य के नेताओं को अति आत्मविश्वास और अति संतुष्टि से बचने की नसीहत दी। कांग्रेस आलाकमान ने राज्य में चुनाव के लिए 11 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। राहुल गांधी ने कुछ कहा कि आप लोग हरियाणा की गलती ना दोहराइए, अपने आप को प्रोजेक्ट में। राहुल जी बहुत अलर्ट है महाराष्ट्र के बारे में और महाराष्ट्र की राहुल जी के लीडरशिप में हम लोग इलेक्शन जीतेंगे। सलाह दी उन्हें, कोई एडवाइस दी राहुल गांधी ने? महाराष्ट्र एक अलग राज्य है और महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस यूनाइटेड है उससे राहुल जी बहुत खुश है। झारखंड में भी दोनों ओर से जीत के अपने अपने दावे। सरकार पुनः कैसे बने इसका हथकंडा वर्तमान सरकार अपना रही है, जिसका अब समय आ गया है चुनाव घोषणा के बाद कि यह सरकार अब अपना उल्टी गिनती शुरू हो गई। कांग्रेस की तैयारी तो निश्चित तौर पे है। हम लोगों तो ऑलरेडी एक राउंड जो सीट हम लोग लड़े थे उन सीटों पे हम लोग काम कर चुके हैं। अब रहा गठबंधन का सवाल। अब हमको लगता है कि तो गठबंधन की बैठक जितना जल्दी हो सकता है हम लोग करेंगे आजकल में। चुनाव आयोग ने विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान किया है। वायनाड में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 13 नवंबर को ही यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक मामला कोर्ट में। आज तक ब्यूरो। तो हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी में जबरदस्त जोश है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वो एक कड़ा मुकाबला देंगे महाराष्ट्र में इस पूरे महायुति को, जिसमें बीजेपी, शिंदे गुट, अजित पवार गुट शामिल है। तो वहीं झारखंड में ऐसा लग रहा है हेमंत सोरेन को कि वो अपनी सरकार को बचा पाएंगे। बीजेपी उनको चुनौती दे रही है इन तीनों राज्यों में, खासतौर पर यूपी में, जहां पर 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन मिल्कीपुर की सीट छोड़कर 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण सिंह सापरा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट के, हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी जुड़ गए जो कि प्रवक्ता शिवसेना के हैं। आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। 3 खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजय कुमार जी, को डायरेक्टर, लोक नीति, CSDS के सेफोलॉजिस्ट, जाने माने, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके पास आने से पहले लेकिन एक बार अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं। साहिल जोशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, लगभग 3:30 बजे, 3:45 के आसपास चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया था। एक फेज में वहां पर 20 नवंबर को वोटिंग खत्म हो जाएगी। किस तरह की सरगर्मी इस वक्त सियासी पार्टियों में और सीट शेयरिंग को लेकर क्या इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है? महायुति में भी, महाविकास अघाड़ी में भी सबसे बड़ी पार्टी दोनों तरफ कौन रहेगा? सबसे बड़ा चेहरा कौन रहेगा? साहिल, देखिए, कल महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो दरअसल आज हो रही थी, और महायुति ने इस वक्त सीट शेयरिंग में जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो इसका पूरा ख्याल रखा है, क्योंकि लोकसभा के वक्त जो सीट शेयरिंग में उनका घोटाला हुआ उसका भी उनको नुकसान उठाना पड़ा था। और ये बात देवेंद्र फडणवीस ने खुद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जब उन्होंने हमसे मुलाकात की थी तो उसमें उन्होंने ये बात को माना था। और इस बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी की शायद पहली लिस्ट, सूची, ये 1-2 दिनों में जारी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये साफ रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी बाय एंड लार्ज सबसे बड़ा चेहरा महायुति का रहेगा। अमित शाह ने जो पूना में अपने कार्यकर्ताओं के सामने भाषण किया, उसमें उनकी लाइन में दोहराना चाहता हूं कि महायुति बीजेपी के नेतृत्व में, और उन्होंने उसके बाद फिर कहा कि मैं दोहरा रहा हूं कि बीजेपी के नेतृत्व में महायुति चुनाव लड़ने जा रही है। विधानसभा के चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, यह उन्होंने साफ किया था। तो कुल मिलाकर बीजेपी 150 से 155 सीटों पर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में महायुति में बीजेपी रहेगी, यह बात साफ हो गई है।
दूसरी बात, महायुति में शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 80 से 90 सीटों के बीच में उनका स्थान रहेगा। जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा लोकसभा में, स्ट्राइक रेट के बारे में नंबर 1 रहे वो महायुति में, और बीजेपी का वोट पूरी तरीके से शिवसेना की तरफ जाता हुआ नजर आया, एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट्स की तरफ, जहां पर उनके उम्मीदवार जीते हैं, तो जिसके वजह से उन्हें 80 से 90 सीटें मिलती नजर आई। और कमजोर कड़ी अजीत पवार, उनको स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि शरद पवार को रोकिए, और जिसके चलते 45 से 50 सीट के बीच में अजीत पवार रहेंगे, ये बात भी उसमें साफ नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत थी, और खास करके उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में, जो लोकसभा में उद्धव ठाकरे ने 21 सीटें लड़कर सिर्फ 9 सीटें जीती थी, और कांग्रेस का परफॉर्मेंस उनसे बेहतर रहा कम सीटें लड़ने के बाद भी, तो वो एक उनके बीच में टकराव महाविकास आघाड़ी में था। लेकिन मेरी जानकारी है कि आज की स्थिति में भी उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा सीटें लड़ेंगे। 100 से 105 के बीच में सीटें उद्धव ठाकरे की रहेगी, उसके बाद कांग्रेस कुछ सीटें कम, और उसके बाद 80 से 85 के बीच में शरद पवार की सीटें रह सकती है। ठीक है, पूरा पर्सपेक्टिव में आपने समझा दिया, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, शिवसेना यूबीटी गुट 43% उनकी स्ट्राइक रेट थी, वहीं कांग्रेस पार्टी की 76% स्ट्राइक रेट थी, क्योंकि वो 17 पर लड़े थे और 13 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी, वहीं 21 में से 9। लेकिन ये देखिए, 21 में से 9 यूबीटी गुट ने जीती थी। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर खबर है, अवधेश प्रसाद से डर गई है बीजेपी। सुरेंद्र राजपूत ने यह दांव खेल दिया है। उनका कहना है कि मिल्कीपुर सीट पर 9 की 9 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं मिल्कीपुर की सीट का ऐलान नहीं हुआ है, उस उपचुनाव का नहीं हुआ है ऐलान, जिस पर उनका ये कहना है। हालांकि आपको बता दें कि जिन्होंने अवधेश प्रसाद का सर्टिफिकेशन किया था, उन वकील के जो ओरिजिनल पेपर्स थे वो फर्जी पाए जाने की वजह से मामला एक याचिका में लंबित है, और इस वजह से वहां का अनाउंसमेंट नहीं किया गया, ऐसी जानकारी दी गई है। पहले आपको सुना देते हैं सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा, फिर सीधे चलेंगे सुधांशु जी से जवाब लेने। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है? जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही है। क्यों नहीं करा रही है उपचुनाव? बाकी जगहों पे आपने 9 उपचुनाव कर दिए, और याद रखिए 9 की 9 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। सिंबल किसका किस सीट पर होगा ये हमारा हाईकमान तय करेगा, अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन 9 की 9 सीटें हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद की वजह से मिल्कीपुर की सीट का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट ही वो सीट है जो खाली करके अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट जीते थे। और उनको ट्रॉफी की तरह, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, दोनों ने पार्लियामेंट में आते ही सबसे पहले उनको सामने किया कि देखिए ये सबसे बड़ी हमारी जीत के प्रतीक है। सुधांशु जी देखिए, विचित्र प्रकार के तर्क कांग्रेस के प्रवक्ता देते हैं। चुनाव आयोग तय करता है, और इसमें कानूनी और तकनीकी पक्ष को देकर तय किया गया। वो कह रहे भारतीय जनता पार्टी तय करे हो। मुझे तो समझ में नहीं आता है। अवधेश प्रसाद हैं प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के, और अति उत्साह में नजर कांग्रेस नजर आ रही है। ये इंडी गठबंधन का तो गणित ही समझ में नहीं आता है। अभी बाई इलेक्शन हुए थे, आप याद करिए, बंगाल में सब एक दूसरे के खिलाफ लड़े, फिर भी कांग्रेस ने कहा इंडी गठबंधन जीत गया। मेरे भाई, जीत गए तो एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ रहे थे? अभी आइए, वायनाड घोषित हुआ है, बताइए वहां कम्युनिस्ट लड़ेंगे कि नहीं प्रियंका गांधी जी के खिलाफ? फिर ये तो बड़ी मजेदार बात है, कम्युनिस्ट लड़ेंगे और कांग्रेस लड़ेंगे, जो भी जीत जाएगा वो कहेगा बीजेपी को हरा दिया। यानी जहां पर वायनाड में भाजपा सांगठनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बहुत कमजोर स्थिति में है, वहां दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। तो मुझे लगता है इस प्रकार के जो तर्क और कुतर्क देने का प्रयास होता है, देश की प्रबुद्ध जनता अब उसको समझ चुकी है। और मुझे यह भी लगता है कि एक हिंदी में कहावत होती कि काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। तो जो कुछ लोकसभा चुनाव में कभी भ्रम और विभ्रम की जो राजनीति की गई थी, अब देश की जनता उससे भी क्रमशः ऊपर निकलते चली आ रही है। हरियाणा ने कहीं न कहीं उसका संकेत दिया है। महाराष्ट्र और झारखंड में वह संकेत और अधिक स्पष्ट और मुखर रूप से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एक बार शुरुआती कमेंट सबसे ले लेते हैं, फिर एक एक करके सबके पास में आऊंगी। आपके पास चरण सिंह सापरा साहब जल्दी से आते हुए। देखिए, बीजेपी तो खुल के कह रही है कि हमारी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, हमारे नेतृत्व में चुनाव होगा, 150 के आसपास सीटों पर वो लड़ेंगे, बाकी 80, 85, 90 के आसपास पर शिंदे गुट और 35 से 45 पर अजित पवार। यहां पर क्या मामला आपका स्टैटिक हो गया है, बावजूद इसके कि आपकी स्ट्राइक रेट कहीं ज्यादा थी, लगभग डबल थी, 43 अगर यूबीटी गुट का था तो आपका 76% था, बावजूद इसके क्या बराबर सीटों पर ही
कांग्रेस पार्टी और यूबीटी गुट लड़ेगा, उद्धव ठाकरे गुट 100 सीट, ऐसा साहिल हमारे सहयोगी ने बताया है। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि महाविकास आघाड़ी का एक ही एजेंडा है कि हमें विनेबिलिटी यानी जिताऊ जो व्यक्ति है उसको सीट देनी है। वो चाहे तीनों में से किसी भी पार्टी का हो, किसी भी घटक दल का हो, जीतने वाला होना चाहिए। हमारा एजेंडा ये है। और जिस तरह से महायुति ने जो पिछले 2.5 साल में कार्यभार किया है, महाराष्ट्र की जनता जानती है कि ये महायुति जो है महाघोटाला सरकार है, महाभ्रष्टाचारी खोखे सरकार है। किस तरह से ये सरकार बनी है ये महाराष्ट्र की जनता जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। इसीलिए लोकसभा के अंदर इस तरह के नतीजे आए हैं और इसीलिए महायुति और भारतीय जनता पार्टी खास करके जो 23 सीटें लड़ने के बाद भी मात्र मेरे ख्याल से 7 या 9 सीटों पर जीत करके आई भारतीय जनता पार्टी, इससे नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है महाराष्ट्र के अंदर वो खिसक गई है। यहां पर अनेक मुद्दे, इसको हरियाणा से भी कंपेयर करके कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हरियाणा का चित्र अलग था। हरियाणा छोटा राज्य है, यहाँ 288 सीटें हैं, यहाँ के मुद्दे अलग हैं। यहाँ पर जनता को पता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, जो कानून व्यवस्था है वो किस तरह से डिटोरिएट हुई है। एक पूर्व मंत्री को सड़क पर खड़े गोली मार के चले जाते हैं। यहां पर गणपत गायकवाड़ बीजेपी का एमएलए कल्याण के पुलिस स्टेशन में शिंदे सेना के पूर्व विधायक को गोली मारता है। उसके बाद में अभिषेक घोसालकर जो उद्धव सेना का काउंसलर था, उसे शरेआम एफबी लाइव के समय गोली मार दी जाती है। सचिन कुर्मी सड़क पर चल रहा होता है, अजित पवार की पार्टी का नेता, उसके ऊपर 20-22 स्टैबिंग होती है, सड़क पर मार दिया जाता है। तो जिस तरह से कानून व्यवस्था टूटी है, चरमराई है, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ है और जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर किसानों की कर्ज माफी नहीं हो रही है। टोल माफी हुई लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं हो रही है। मुंबई जो आर्थिक राजधानी है, आपका भी होम ग्राउंड है क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के लिए महाराष्ट्र में लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में काम करें, आपका भी होम ग्राउंड है तो आप ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। जल्दी से एक बार सुधांशु जी इसका जवाब दे दें, फिर अन्य मेहमानों के पास चलूंगी। सुधांशु जी, वो कह रहे हैं हरियाणा की हार यहाँ पर बताने से नहीं चलेगा, यहाँ पर सिचुएशन अलग है और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद देखिए ये भी एक चुनावी मुद्दा वहां बनता हुआ दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं सापरा साहब जी की बात से सहमत हूं। यहां सिचुएशन बिल्कुल अलग है। जहां तक महायुति की बात है, वहां पर सीटों का जो शेयरिंग है वो लगभग मोटा मोटा बाय एंड लार्ज तय है, क्योंकि हमारे अंदर का जो समीकरण और संतुलन है वो भी व्यवस्थित है। यदि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी तो लोकसभा में भी वोट प्रतिशत और उसके हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है महायुति में। मगर इनके यहां समीकरण बदल गया है। विधानसभा में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी महाविकास अघाड़ी में, और लोकसभा में वो नंबर 1 की पार्टी हो गई है। शिवसेना हमारे साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती थी तो सीटों का सामाजिक समीकरण और राजनीतिक समीकरण एक अलग आधार पर निर्धारित था। अब इन्होंने जो कहा कि वो जो वोट बैंक है ना वो सब मजबूती से लड़ेंगे, सापरा साहब यही समस्या है। वो जो मजबूत वाले वोट बैंक वाली सीटें हैं ना, उस पे तीनों में से सबकी नजर है कि मुझे वो वाली सीटें लड़ने को मिल जाएं तो मेरी टैली सबसे बढ़ जाएगी, क्योंकि पवार साहब तो कह चुके हैं कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आएंगी वो ख्वाबों ख्यालों वाला मुख्यमंत्री बनेगा। तो जो भी तमन्नाएं हैं वो तो उस मजबूत सीटों के आधार पर होंगी। तो ये चुनौती इनके लिए अधिक वहां पर समस्याजनक होने वाली है। इसमें हमारे, और इन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कही तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, ये वही महाराष्ट्र लोग भूले नहीं है महोदय। 26/11 का हमला, 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेन के ब्लास्ट, नागपुर पुणे का बेस्ट बेकरी कांड, क्या क्या नहीं हुआ था। और केवल नवंबर 2008 में मुंबई हमले के 8 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म अल शेख में डिक्लेरेशन साइन किया था और कहा था कि शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी आतंकवाद से, उल्टा बलूचिस्तान को उसमें मान लिया था। मतलब मुंबई में उनको प्रूव नहीं कर पाए और ऊपर से इनके एक नेता हिंदू आतंकवाद बोलने लगे और जाके वहां शर्म अल शेख में कह दिया हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं। महाराष्ट्र की धरती ये भूल नहीं सकती है। नागपुर का धमाके हो या मुंबई के धमाके हो या पुणे के धमाके हो, लोकल ट्रेन के धमाके हो, वो सारी की सारी चीजें याद हैं। और उसके मुकाबले कितना बड़ा बदलाव आया है इस सरकार के दौरे हुकूमत में। दुबे जी बहुत विचाराधीन लग रहे हैं भाई, दुबे जी बहुत विचार में लग रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। दुबे जी, आपका अलग अवतार अभी दिखा, जैसे चुनावी तारीखों का मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐलान किया, आपने राजीव जी के नाम पर एक वीडियो संदेश भेज दिया कि आपको महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लायक समझा, आपने चुनाव लायक आपने समझा। अरे सर, टाइम से ही तो हो रहा है ना चुनाव, हैं दुबे जी? जी अंजना जी नमस्ते।
रामधारी दिनकर साहब की रचना की कुछ विशेष पंक्तियां हैं। याचना नहीं कि अबरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। तो जब युद्ध भीषण होगा तो चेतावनी भी भीषण ही होगी। जिस प्रकार 10 से ज्यादा महानगर पालिकाओं के चुनाव पिछले कई महीनों से लंबित थे, हम गुहार लगा रहे थे कि हमारे महाराष्ट्र के चुनाव समय पे करवा दीजिएगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ हमारी उम्मीद थी, नहीं हुआ, तो हमने सोचा चलो 26 नवंबर से पहले चुनाव आयोग करेगा। तो चुनाव आयोग ने करा तो हमने कह दिया कि भैया धन्यवाद, लेकिन चुनाव को पारदर्शी रूप से करवाना, पक्ष और विपक्ष में भेद मत करना। जैसे टीएन शेषन साहब का जमाना हम याद करके खुश होते हैं, विश्वास में आते हैं, वैसे ही आपको राजीव कुमार जी को भी हम याद करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि शरद पवार साहब की पार्टी को आप नकली पार्टी बता दें, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना को आप नकली शिवसेना बता दें। तो इतनी तो राजनीति में गरिमा होनी चाहिए कि हम लोकतंत्र और संवैधानिक दायरे में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए अपने विशेष अधिकारियों से भी निवेदन कर सकें। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अभी चुनाव का समय चल रहा है। 20 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को नतीजे हैं। 23 नवंबर को जनता बन जाएगी सिकंदर, और जनता जब सिकंदर बन जाएगी अंजना जी, तो सबको अच्छी तरह पता है कि उस सिकंदर का बेताज बादशाह अगर कोई है तो वो है महाविकास आघाड़ी। क्योंकि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व को लोगों ने 2019 से 2022 के बीच में देखा है, और लोगों ने महाझूठी सरकार को भी देखा है, जो केवल जुमलेबाजी करती है, योजनाओं की बरसात करती है, वो भी कब, जब चुनाव के दहलीज में आ जाते हैं तब। 2 वर्ष, 2.25 वर्ष इनके पास थे, कोई योजना याद नहीं आई, कोई लाडली बहन नहीं याद आई, कोई लाडला भाई नहीं याद आया, कोई दिवाली के गिफ्ट याद नहीं आए, कोई टोल फ्री याद नहीं आया। सब कुछ चुनाव के 10 दिन 5 दिन के अंदर इन्होंने किया है। तो जनता भी एक योजना लाई है अंजना जी, जनता एक योजना लाई है, लाडली विदाई योजना। अरे पर एक बार तो अपने नेता का नाम ले, योजना पूरे महाराष्ट्र में। पर एक बार तो अपने नेता का भी नाम लीजिए। 23 नवंबर को उद्धव ठाकरे के नाम की गर्जना तो आप कर ही नहीं रहे, बस महाविकास से आघाड़ी कर रहे हैं। वही तो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। उद्धव बाला साहब जी। अरे आनंद जी, ये बताइए, आपने अपने सहयोगियों को इसके लिए मना लिया है कि उद्धव जी को आगे करके चुनाव लड़ें? उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी ने अच्छा काम किया है, तो स्वाभाविक सी बात है आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में अच्छा काम करने वाली है। हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है, कोई सापरा साहब से पूछेंगे, सापरा साहब से पूछेंगे कि उनको नाम स्वीकार्य है कि नहीं है। जल्दी से सापरा साहब 2 लाइन का जवाब। वो कह रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, क्या आप लोग इसके लिए सहमत हैं? उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनको चेहरा रखकर। देखिए, ऐसा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे साहब ने अब जो 2 दिन पहले महाविकास आघाड़ी की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कुछ पत्रकारों ने यही सवाल पूछा था, तो उद्धव ठाकरे जी का ही उत्तर था कि पहले महायुति अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे, पहले महायुति अपना चेहरा डिक्लेयर कर दे, फिर हम भी कर देंगे। भाई, उन्होंने खुद ही ये बात कही है, मुझे तो इसमें बहुत सारा स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर लोकतंत्र जिंदा है। हमने पहले ही सबने कहा है कि सबको जीतने दीजिए, उसके बाद में पहले हमारा काम है जीतना भारतीय जनता पार्टी और महायुति है जो गुंडा युति है, इसको हराना। ये पहला काम है, इसको पहले हराएंगे तब ना हम कुछ कर पाएंगे। आपको पूरा एकदम वर्बैटिम उन्होंने सुना दिया। हाँ। अंजना जी, ऐसा है कि अभी चुनाव आयोग ने आज आचार संहिता लगाई है, अभी हम चुनाव में जा रहे हैं, अभी हमें 2-3 काम करने बाकी हैं। सीटों का बंटवारा बताना बाकी है, कौन कहां से लड़ेगा वो बताना बाकी है, मुख्यमंत्री पहले देंगे कि बाद में देंगे ये बताना बाकी है, नेतृत्व किसका होगा ये बताना बाकी है। कुछ चीजें पिटारे में अभी बंद है, समय पर खोल दिए जाएंगे। आशुतोष जी खूब जोर से हंस रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी आप जवाब देना चाह रहे थे, आप बोलिए, उसके बाद से बोलिए। दूसरे आशुतोष भी बैठे। एक आशुतोष, बस 2 लाइन में, ज्यादा नहीं। पहली बात, भाई आनंद दुबे जी ने एक पंक्ति कही थी, भैया मुझे याद है, ये तो अप्रैल 87 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के संकल्प के समय महंत रामचंद्र परमहंस दास जी ने गवाही थी, मैं भी वहां बालक के रूप में था, कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। और आप लोग भी उस रण के साथ खड़े थे, आज रण छोड़ के याचना करने के लिए वहां चले गए। और मैं चरण सिंह सापरा जी से कहना चाहूंगा, इनकी याचना पे स्वीकार करिए, कुछ गौर करिए। इन्होंने, आनंद दुबे जी ने बताया पहले ये तय हो जाए, पहले वो तय हो जाए, तब मुख्यमंत्री पता चलेगा। सापरा साहब, बाकी सब तो इन्होंने बुलाया, मुख्यमंत्री की जात बता दीजिए जरा, क्योंकि आजकल आपके नेता को बड़ा चस्का लगा हुआ है ना, तो सिर्फ ये बता दीजिए, महाविकास आघाड़ी के ख्वाबों ख्यालों वाली सरकार का मुख्यमंत्री किस जात का होगा।
सापरा साहब। देखिए, ऐसा है, ये विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत रही है। ये महाराष्ट्र के जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा नहीं करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर महंगाई क्यों बढ़ी है, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों खराब हुई है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। किसानों की कर्ज माफी नहीं होगी, टोल माफी होगी, लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं होगी। और कपास का भाव जो है, जो किसान मांग रहा है एमएसपी, वो उसको नहीं मिलेगा। तो जनता के विषय पर ये बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये न मराठा आरक्षण की बात करना चाहते हैं, उनसे पूछ रहे थे तो आपसे पलट के पूछा जाएगा। इंक्लूड कर आप बताइए ना, राजनीति, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करना। शिंदे साहब चेहरा होंगे या फडणवीस साहब? देखिए, मैं एक बात कहूं, हमारा तो मुख्यमंत्री है, इनका ख्वाबों ख्यालों में है। और मैं चापरा साहब जी को बधाई दूंगा, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि जात की बात करना, मुद्दे को डाइवर्ट करना है, मुद्दे की बात होनी चाहिए। महोदय, यही ज्ञान जरा अपने चिरयुवा नेता को दे दीजिए। अब वो सही है या आप सही है? क्योंकि वो तो कहते मुद्दे से बड़ा जात है, आप कह रहे हैं जात से बड़ा मुद्दा है। अब इस दोनों जात और मुद्दे की सियासत में क्या करामात हो रही है सियासत की बिसात पर, अब ये तो आप जाने या राहुल जी जाने। मगर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कहा कि जात की बात करना डाइवर्ट करना है। ठीक है सपरा जी, सिर्फ 2 लाइन का रिएक्शन आप, और फिर दुबे जी भी हाथ उठा रहे। मुझे वर्मा जी के पास जाना है, अन्य मेहमान कृष्णा हेगड़े जी के पास जी। देखिए, ये खुद ही पहले महायुति कंफ्यूज्ड है कि किसके नेतृत्व में जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस अपने अलग पोस्टर लगा रहे हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस की अकेले की फोटो है। अजीत पवार जो है वो लाडली बहन योजना का नाम बदल करके उसमें मुख्यमंत्री हटा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जो पोस्टर छपा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और अमित शाह की फोटो है, लेकिन उसके अंदर अजित पवार की फोटो नहीं, उसमें देवेंद्र फडणवीस की फोटो नहीं। अरे भाई, पहले आप ही तय कर लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस जो ब्राह्मण है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या शिंदे मराठा है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या अजित पवार बनेंगे। आपके घर के अंदर तो घमासान लगा हुआ। जब सामने वाले के उम्मीदवार की बात हुई तो आपने बड़ी सहूलियत के साथ दोनों की जाति बता दी। अपने की जाति पूछने पर आपको किसानों की याद आई। यही तो राजनीति का वो चेहरा है जिसको देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सुधांशु जी से भी पूछेंगे तो वो आपके नेता पर ऐसे लिखेंगे, आपसे पूछेंगे आप उनके नेता का पूरा जात पात गोत्र सब निकालिएगा। जल्दी से एक बार चलते हैं दुबे जी, सिर्फ 2 लाइन में, फिर मुझे जाना है वर्मा जी के पास। वर्मा जी, आदरणीय सुधांशु द्विवेदी जी ने कहा, आदरणीय सुधांशु द्विवेदी जी ने कहा कि राम मंदिर, त्रिवेदी जी ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में आप हमारे साथ थे, अब दूर हो गए। महोदय, आप हमारे साथ थे, हम आपके साथ नहीं थे। आप हमारे साथ थे और पूरा आंदोलन शिवसेना ने लीड किया था और आप हमसे दूर हो गए। आपने नकली हिंदुत्व का चोला ओढ़ रखा है। आपको नहीं समझ में आता कि असली हिंदुत्व की बात अगर आप करते तो एक हिंदूवादी पार्टी के पीठ में छुरा नहीं भोगते, पार्टियों को नहीं तोड़ते और खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते। तो आप दूर हुए हैं, अपनी विचारधाराओं को आपने छोड़ दिया है। आनंद जी, एक सवाल है मेरे मन में, बोलिए। ये रिश्ता क्या कहलाता आपका बीजेपी का? 30 वर्ष साथ में रहे हैं, 30 वर्ष हमने इनको महाराष्ट्र में एक भाई की तरह समझा, देश में इनको एक भाई की तरह समझा और इन्होंने हमारे पीठ पे छुरा भोंका। जीवन भर ये कहते रहेंगे हम, हमारा अधिकार है और उनको सुनना पड़ेगा। सीएम पद छुरा था, हमारी सरकार को गिराया, हमारी चलती सरकार को गिराया, हमारी पार्टी तुड़वाई, हमारा नाम चुनाव चिन्ह छीन लिया। हाँ, लेकिन फिर भी हम खड़े रहे, फिर भी हम कहते रहे। इसीलिए हम कहते हैं कि याचना नहीं अवरण होगा, जीवन या कि मरण होगा, लेकिन हम करेंगे। आनंद जी, तो बड़ा भीषण होगा। आनंद जी, इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की पहली मोहब्बत है। जैसे आपकी आम आदमी पार्टी। आप ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे नहीं कह सकते, ये गलत बात है। विश्वास किया और इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। अरे सुनिए ना, आप लोगों का ये हाल बहुत पहले गड़बड़ हो चुका था सर। आपको मैं बताती हूँ, 1990 से 2004 तक आप लोग शिवसेना बड़ी पार्टी होती थी, बड़ा भाई होती थी, लेकिन स्ट्राइक रेट आपका घटता गया और फिर 2009 में ही देख लीजिए आप, 160 सीटों पर आप लड़ते थे और 119 पर वो, लेकिन गठबंधन टूटा। उसके से स्ट्राइक रेट देखिए ना, जब आप 19 में लड़े 126 सीट पर आप चुनाव लड़े, 56 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 44। वहीं बीजेपी 164 पर लड़ी, 105 जीती, स्ट्राइक रेट 64। अरे परफॉर्मेंस लिंक्ड होता है ये सब मामला।
बहुत जैसे सारी परफॉर्मेंस सीटों पे लिंक्ड अंजना जी इंसेंटिव इन्होंने मिलता है ना हरवा दिया। कंपनियों में। बहुत सारी सीटों पर इन्होंने बागी खड़े करके हमें हरवा दिया 19 में। ये रिकॉर्ड में है सब कुछ। मतलब तभी से शुरू हो गया। ये मित्रता निभाते हैं, ये दोस्ती होती है। इसका चलिए ठीक, सुधांशु जी जवाब दें। इसका मतलब आनंद जी कि धोखाधड़ी पहले ही शुरू हो गई थी, आप समझ नहीं पाए। हेगड़े साहब, आपकी पार्टी के तो नेता पर तो सबसे बड़ा आरोप है शिंदे साहब। एक सेकंड सुधांशु जी आ रही है। हेगड़े साहब, आपकी पार्टी मतलब सारा का सारा आरोप तो शिंदे साहब पर ही है ना। देखिए, जो जून 22 में निकल लिए 40 विधायक लेकर, तो वो छुरा किसने घोपा, आप ही बताइए। मैं ही बताता हूँ ना, आनंद दुबे जी का जो सच है वो दिखा देता हूँ पूरी दुनिया को। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ लड़ी, नरेंद्र मोदी जी को नेता मानकर लड़ी, प्रधानमंत्री मानकर लड़ी, हिंदुत्व के एजेंडा पे लड़ी और बाला साहेब जी के हिंदुत्व के एजेंडा पे लड़ी। 2019 में इलेक्शन जीतने के बाद ये जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है, महाराष्ट्र की जनता के पीठ में इन्होंने छुरा भोंका और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गए। वही कांग्रेस जो इनके जो सम्मान्य बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट जी ने कहा कि जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, और इन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस के बंद दुकान को स्टार्ट कर दिया। तो ये इनकी सच्चाई है। दूसरी बात ये है, छोटा सा इसका जवाब ले लेते हैं सर, अन्य मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं जल्दी से। हाँ दुबे जी, एक छुरा तो आपने भी घोपा ना उस मैंडेट पर। एक सेकंड, उस मैंडेट पर जिसमें आपको हिंदुत्व के बारे बीजेपी में के आप साथ तो के बात लिए ही दिया मत था। कीजिए। आप तो औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर हो, बात ही मत कीजिए आप हिंदुओं के बारे में। अंजना जी, नैतिकता का पाठ बाला साहब क्या कहते थे कांग्रेस पार्टी के बारे में, मुझे आप बताइए, मैं नहीं बोलूंगी। आज आनंद दुबे जी बताएंगे। मुझे पता है आप बाला साहब पर आप किताब लिख सकते हैं, इतनी आपको नॉलेज है। सच बताएंगे। बाला साहब क्या बोलते थे कांग्रेस पार्टी का नाम लेके सच बताएंगे। अंजना जी, 24 नवंबर 2019 का दिन, 24 नवंबर 2019 का दिन कृष्णा हेगड़े जी आप भूल गए? थोड़ा ज्ञान पर जोर, दिमाग पर जोर लगाइए। अजीत दादा पवार के साथ भोरे भोर शपथ पहले आपके देवेंद्र जी ने ली थी। हमारे साथ लड़ने के बाद भी आपने शपथ चोरी से ली थी, सुबह सुबह ली थी। महाराष्ट्र की जनता को धोखा आपने दिया। उसके बाद हमने महाविकास आघाड़ी बनाई, खुलकर सरकार बनाई, चोरी छुपे नहीं बनाई। हमारी सरकार 2.5 साल तक गिरी, नहीं गिरती अगर धोखेबाजी नहीं हुई होती। आपकी सरकार तो गिर गई, 24 घंटे में गिर गई। जख्म फिर से निकले हैं, फिर चुनाव आया है। पुराने जख्म, उधर खंजर इधर खंजर, जो पुराने जख्म नहीं। मैं एक देखिए, सिर्फ एक पॉइंट कहूंगा। देखिए, कभी जो विचित्र गठबंधन बनते हैं विरोधाभासी पार्टियों में, वो तब बनते हैं जब खंडित जनादेश मिले, क्लियर मैंडेट ना मिले। 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया था बीजेपी शिवसेना को। तो ये विवशता के लिए नहीं गए थे, ये सत्ता लोलुपता के लिए गए थे। ये स्थिति हुई। और आनंद भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई थे, आशुतोष जी ने, मतलब अपने राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी ने भी, और उन्होंने कहा विनोद जी ने, जानते क्या है, बस भाइयों की समझ में ही तो अंतर हो गया। जब तक भाई राम की परंपरा वाले थे तो दूसरे भाई दूसरे की खड़ाऊ रखने को तैयार था। आप औरंगजेब वाली परंपरा में चले गए तो सुजा मुराद दारा सबको निपटाओ और आके सत्ता पे कब्जा जमाओ। तो अब भाई की सोच बदल गई ना। जब एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा में गए तो भाई के प्रति व्यवहार ही बदल गया। इधर रहते तो दूसरा राम लक्ष्मण भरत जैसा प्यार रहता, उधर सुजा मुराद और दारा जैसा प्यार है। सुधांशु जी, आपके लिए एक गाना बड़ा मशहूर है, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर न सके। 2019 शिवसेना एंड बीजेपी। नहीं, मुझे और एक बात अंजना जी इनका जवाब। सुधांशु जी, आपके लिए गाना पेश कर रहे हैं आज आशुतोष जी। आशुतोष जी सुनिए, हरियाणा में गड़बड़ होने नहीं, सुनिए आशुतोष जी, हमने तो सुनिए। वैसे मैं एक बात बताऊं, अगर आज मैं दावे के साथ कहता हूं शिवसेना के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनसे पूछ लिया जाए तो किसके साथ वफा और किसके साथ जफा, इसके ऊपर आशुतोष जी जानते हैं क्या चीज नजर आएगी? शिवसेना का हर शिव सैनिक दिल से कह रहा होगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं शिवसेना के लिए, यानी उद्धव बाल ठाकरे वाली शिवसेना के लिए, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। वाह क्या बात। मिस्टर दुबे, थोड़ा मुस्कुराइए सर। अंजना जी, आपको इतने तनाव में हमने अंजना जी बीजेपी वालों के लिए है। अच्छा नहीं लग रहा सर आपको? बीजेपी वालों के लिए। चलिए बोलिए। अंजना जी,
अंजना जी, सुधांशु जी के लिए है कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार, भ्रष्टाचार, चक्की पी सिंह, दुबे जी, चक्की ये पी वाली सिंह आज चक्की इनको पी सिंह तो आपने सही याद हृदय के दिलाई, नजर आ। लेकिन एक दुनिया आपने भी बसा ली कांग्रेस पार्टी और शरद जी के साथ। जल्दी से विनोद जी, एक वक्त ऐसा था और बाला साहब ठाकरे की क्या सोच थी कांग्रेस पार्टी को लेकर, और राम मंदिर आंदोलन में उनका जो जुड़ाव था, या फिर जो विवादित ढांचा के गिरने पर बाला साहब ने कहा था कि अगर मेरे शिव सैनिकों ने किया तो मुझे इस पर गर्व है। वहां से लेकर आप तक की शिवसेना को अगर हम देखते हैं उद्धव ठाकरे वाली, तो क्या दिखता है? नहीं, तो बाला साहब ठाकरे की जो पूरी राजनीति है, उनकी राजनीतिक यात्रा है, उसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। जब शिवसेना बनी थी तो उसमें इंदिरा गांधी जी का आशीर्वाद था। इमरजेंसी के समय 1980 का चुनाव शिवसेना ने गठबंधन करके लड़ा था कांग्रेस से। आप पता कर लीजिए। शिवसेना का नाम था वसंत सेना, वसंत सेना दादा पाटिल तो उन्होंने बनाई थी। इसलिए जो है उसके बाद बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति शुरू की। वो मराठी अस्मिता की राजनीति पर गए, हेगड़े जी से इनकार कर रहे हैं। हेगड़े जी जल्दी से 2 लाइन में से बने वो। मुझे आशुतोष जी के पास जाना। आशुतोष जी प्लीज माफ नहीं, कीजिएगा। इन्होंने कहा कि शिवसेना का नाम वसंत सेना था, ये कभी नहीं था। शिवसेना का नाम हमेशा शिवसेना था, और खाली ये रूमर कांग्रेस वाले नहीं, ये सिर्फ एक रूमर था कि तभी के चीफ मिनिस्टर ने शिवसेना को प्रोटेक्शन दिया है। दूसरी बात, चलिए इन्होंने जो कहा उस पर आपने अपनी बात कह दी। जल्दी से आशुतोष जी एक रिएक्शन आपसे। 10 सीटों पर उपचुनाव था, जिनमें से मिल्कीपुर नहीं अनाउंस है। उसमें जानकारी दी गई है कि अवधेश प्रसाद को वेरीफाई वाले जो वकील थे उन्हीं के पेपर्स फर्जी हो गए, और याचिका इस बाबत है कोर्ट में। अभी इस पर फैसला आना है, इसी वजह से नहीं हुआ है। सुरेंद्र राजपूत आरोप लगा रहे हैं कि डर गई है सरकार, बीजेपी। नहीं, धन्यवाद अंजना जी। देखिए, रिट जरूर है लेकिन स्टे नहीं था, तो इस मामले में ये तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज खुश बहुत होगी, क्योंकि अगर मिल्कीपुर को अगर हार जाते तो उत्तर प्रदेश और पूरी राजनीति जिसपे भारतीय जनता पार्टी का पूरा नींव जो है वो पूरी हिल चुकी है वैसे भी। और अगर हम मिल्कीपुर की विधानसभा का इतिहास भी देखें तो पिछले 17 बार वहां चुनाव हुए, जिससे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में 1 बार जीती है और 2 बार भारतीय जनता पार्टी। और समाजवादी पार्टी खुद अपने सिंबल पे 98, 2002, 2004, 2012, 2022 लगातार जीतती। तो भारतीय जनता पार्टी आज बीजेपी इस पर एक रिएक्शन देती है। मैं चाहती हूँ वर्मा जी आप उस पर रिएक्ट करें, क्योंकि देखिए अगर बद्रीनाथ हो, अयोध्या हो जो कि फैजाबाद सीट थी, तो दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र हो, वैष्णो देवी सीट हो, इस बार बीजेपी की उस पर जीत हो गई। लेकिन ये लड़ाई तो चलती रहेगी। आज दोनों राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। बहुत धन्यवाद आपसे।